हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी फिजिक्स क्लासेस के अंदर। मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन एक इतना बढ़िया चैप्टर है और इसका इस्तेमाल मतलब ये लगा लो कि आपके पूरे फिजिक्स में होना है, हर जगह लगता है। ये न्यूटन्स ने ऐसे 3 लॉ दिए जिसमें लगभग आधी फिजिक्स कवर हो जाती है। हर जगह इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, कहीं हो, हर जगह आपका ये कंसेप्ट लगेगा। और इतना बढ़िया चैप्टर है कि बहुत मज़ा आने वाला है। अलग अलग कंसेप्ट हैं, एक एक करके उठाएंगे, हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड लेवल का, कंपटीशन लेवल का, एवरीथिंग एक ही लेक्चर के अंदर। तो अलग अलग टॉपिक्स उठाएंगे, उसको करते जाएंगे। तो देरी नहीं करते और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था वो है फोर्स का। तो सबसे पहले फोर्स को ही पढ़ लेते हैं। तो देखो फोर्स क्या चीज है, फोर्स क्या चीज है। अब फोर्स क्या होती है, मान लो ये मार्कर है यहाँ रखा है, मैंने से फोर्स लगाई, ये चलना शुरू कर देगा। तो जनरली बेसिकली फोर्स क्या है, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या है ये, एक्सटर्नल एफर्ट है। और किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है पुश की फॉर्म में या पुल की फॉर्म में, जो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स अगर लग गई तो ये इसके स्टेट को चेंज कर देगा। स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। स्टेट को चेंज करने का मतलब क्या है, ये रेस्ट पे है तो इसको मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो हो सकता है रेस्ट पर ले आए। ये पॉसिबिलिटी है कि रेस्ट पे है बॉडी तो हो सकता है मोशन में आ जाए फोर्स लगाने के बाद, और मोशन में ना भी आए तो ट्राई जरूर करेगी फोर्स की वो मोशन में आ जाए। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो मैंने फोर्स मार्कर पे तो लगाई, मार्कर मूव कर गया। अगर मैं फोर्स इस दीवार पे लगाऊंगा तो दीवार थोड़े मूव करके उधर चली जाएगी। उसको मूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, दीवार को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कोई बॉडी चल रही थी, मान लो मार्कर मैंने फेंका, ये मार्कर फेंका, मार्कर आया 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 आया, मैंने इसको फोर्स लगा के क्या किया, रोक दिया। रोक दिया, सिंपल, क्योंकि जितनी एनर्जी से है उतनी एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड करा दी विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो रुक गया। बट मैं किसी ट्रक के आगे खड़ा हो जाऊं, ट्रक फुल स्पीड में आ रहा है, मैं ट्रक को रोकने की कोशिश करूँ तो नहीं रुकेगी, ट्रक मेरे ऊपर से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स ज़्यादा है। किसी बॉडी को रोकने के लिए उतनी ही फोर्स उसके अपोजिट साइड में देनी पड़ेगी। अगर ये बॉडी मान लो इधर चल रही है 40 की स्पीड से, तो इधर 40 की स्पीड देनी पड़ेगी तब जाके रुकेगा। 50 न्यूटन से इधर आ तो 50 न्यूटन इधर देना पड़ेगा तभी रुकेगा। तो हो सकता है मोशन को रेस्ट पे ले आए या रेस्ट पे लाने की कोशिश करे। और तीसरा हो सकता है डायरेक्शन से रिलेटेड, कि फोर्स किसी भी बॉडी पर लग रही है तो उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है, प्लस डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। बिना फोर्स के कभी भी किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। देखो मान लो मार्कर चल रहा है, ऐसे फोर्स से ही चल रहा है, एक फोर्स और लगेगी तब ये डायरेक्शन मुड़ के इधर जाएगी, अदरवाइज इसकी डायरेक्शन में चेंज संभव नहीं है। तो फोर्स क्या है, एक जो है एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो क्या काम करता है, सिंपल एक ही काम करता है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगा। ठीक है, बॉडी की स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और स्टेट चेंज तुम समझ ही गए, रेस्ट पे है तो मोशन में ले आएगी, मोशन है तो रेस्ट पे ले आएगी, या ऐसा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोला है, फोर्स बोला है। ठीक है, चलें आगे। चलो, तो फिर हम बात करें फोर्स की। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स बेसिकली कितने टाइप का होता है। फिजिक्स के अंदर जब हम फोर्सेस पढ़ते हैं बेसिकली होता है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है।
क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा वीक फोर्स हो सकती है, न्यूक्लियर फोर्स हो सकती है। ये फोर्सेस के टाइप्स हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स भी बोल देते हैं इसको। ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो जैसे नाम से लग रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी फोर्स लग रही है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन। 9th क्लास में पढ़ा होगा ना तुमने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वही है कि कोई भी दो बॉडी है हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू देयर मासेस। तो वो अट्रैक्शन जो है वो बिना कॉन्टैक्ट के है, इसलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्ज आपस में जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो वो फोर्सेस कौन सी हो जाएंगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन से? दो मैग्नेट के बीच में फोर्स होती है ना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट इच अदर, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल इच अदर। तो तुमने देखा भी होगा एक मैग्नेट रख दो यहाँ, नॉर्थ हिस्सा यहाँ नॉर्थ हिस्सा, और आगे ले जाओ, बिना कॉन्टैक्ट के वो अगला मैग्नेट मूव करने लगेगा, होता है ना। वहाँ कॉन्टैक्ट नहीं है तो बिना कॉन्टैक्ट के जो फोर्स लग सकती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये दोनों हिस्से हम 12th में पढ़ेंगे। 11th में हम ज़्यादा फोकस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर ओनली। जब ये चैप्टर आएगा यूनिट 6 आएगी आपकी, लॉज जो है चैप्टर है पूरा ग्रेविटेशन के ऊपर, तो ग्रेविटेशन के अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे। फिर आ जाता है जी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि दो बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट हो और उस टाइम वो फोर्स लग रही हो। तो ऐसी फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसी फोर्सेस हो सकती हैं, टेंशन फोर्स हो सकती है। ऐसी फोर्सेस और कौन सी हो सकती है? टेंशन के अलावा नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। और कौन सी फोर्स हो सकती है? तो फ्रिक्शन हो सकता है। और कौन सी फोर्स होती है? स्प्रिंग फोर्स हो सकती है। तो ये कुछ टाइप हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, जो आपस में बॉडी का जब कॉन्टैक्ट होगा उस समय लगती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं को फोकस करने वाले हैं। आज हम टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन को ज़्यादा पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर आएगा जो काफ़ी, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म होने के बाद फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, और स्प्रिंग फोर्स भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो इन्हीं पर फोकस रहने वाला है पूरे चैप्टर के अंदर। इसके अलावा वीक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये तुमने यूनिट 1 में पढ़ी होगी, जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के अंदर जब फोर्सेज इन नेचर पढ़ते हैं। तो वीक फोर्स क्या होती है? वीक वर्ड जैसे वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं, ऐसे वीक फोर्सेज, या न्यूक्लियस के अंदर लगने वाली बहुत कुछ लेप्टॉन्स मेजॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में फोर्सेज होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेज तुमने पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन 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 होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब बहुत सारे प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फिर भी रिपेल नहीं करते, वो अंदर ही रहते हैं। किस वजह से? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो बांधे रखते हैं, उसको रिपेल नहीं होने देती। तो ये सब अलग पार्ट है। अब हम एनएलएम के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे? बेसिकली इस पार्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे, इस पार्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक। तो ये मैंने फोर्सेज एक्सप्लेन की हैं, ठीक है, और इसी में आगे बढ़ते हैं। हम फोर्सेस के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम, वो है आपका लीनियर मोमेंटम का। क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का सिंबल होता है जी P, स्मॉल p। जनरली डिफाइन करें तो क्या कहते हैं हम? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है। ध्यान से सुनो, बॉडी के अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है, उसी को क्या बोल देते हैं? मोमेंटम।
अब समझो कि भाई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है, ये पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मोशन है इसके अंदर। यही बॉडी बाद में 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। तो ये 20 की स्पीड से, ये 50 की स्पीड से, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? अगर हम देखें तो हमने कहा मोशन ऑफ क्वांटिटी इन द बॉडी कंटेन्ड इन द बॉडी, तो किस में ज्यादा मोशन लग रहा होगा आपको? इसमें ज्यादा लग रहा होगा, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा। अभी तो थ्योरेटिकली बात ही, मेजर कैसे करेंगे? यानी कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए लीनियर मोमेंटम का? तो जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होगा? बॉडी का मास तो है ही, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी वेलोसिटी के साथ, तो टोटल मोशन आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है मोशन की, वो आ जाएगी हमारे पास। यानी कि हम P को क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। दैट मीन्स P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने वेक्टर साइन लगाया इसलिए नहीं, डायरेक्शन होती है इसकी भाई, मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। इट्स डायरेक्शन इज सेम, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की आएगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है। ठीक है, फिर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई इसकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी? तो सीजीएस यूनिट होगी मास की क्या होगी? ग्राम, वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसकी सीजीएस यूनिट होगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी मतलब मोमेंटम का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो। आगे मोमेंटम का कंसेप्ट बहुत लगने वाला है, एनएलएम के अंदर तो काफ़ी यूज़ होता है मोमेंटम, इसलिए पहले मोमेंटम पढ़ाना जरूरी था। बेसिक है, पहले भी पढ़ा हुआ, तो 9th क्लास में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है इसका, मोमेंटम का पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ले लिया होगा। अब इसी में मान लो ये मोमेंटम आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके स्पेशल केसेस को डील करते हैं। यानी P आया हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। पहला केस मैं लेता हूं, स्पेशल केस ले रहे हैं कुछ, कि अगर मैं मान लूं कि m कांस्टेंट हो जाए, मास क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो P किसके डायरेक्टली हो जाएगा? V के। ये कांस्टेंट हो गया, हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, यानी कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो उस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं कह दूं कि एक कार है, दिस इज अ कार, ठीक है, एक कार है, एक और कार है, थोड़ी अच्छी अच्छी कार बनाई है मैंने, ठीक है। तो दो कार है, दोनों का मास सेम है, मान लो ये 100 kg की है तो ये भी 100 kg की है, और मैं कह दूं कि इसकी वेलोसिटी 40 है, इसकी वेलोसिटी 60 है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? वैसा तो देखो कैलकुलेट करके बता सकते हो, बट सीधे बताना हो तो मास सेम दिखा तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो अगर ग्राफ बनाए हम इसका, किस किस का? P और V का, P वर्सेस V, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, V ज़्यादा तो P ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ M क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट उठाते हैं। अगर मैं कह दूं इफ m कांस्टेंट की जगह v कांस्टेंट कर दें, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, तो p विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास जिसका ज्यादा मोमेंटम उसका ज्यादा। तो अब मैं p वर्सेस m का ग्राफ बनाऊं, डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, ये याद भी रख सकते हो। जब डायरेक्टली होता है ना तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। वो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्क बस इतना हो जाएगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, वहाँ कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? v। अब इसका एग्जांपल थोड़ा समझे हम। मान लो कार है, एक ट्रक है। अब क्या है? एक कार एक ट्रक, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। 20 की स्पीड से कार चल रही है, 20 की स्पीड से ट्रक चल रहा है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? ट्रक का, क्योंकि ट्रक का मास
ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तीसरा कहते हैं हम कि अगर मान लो P कांस्टेंट हो जाए, P क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट हुआ तो mv भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, m को उधर ले जाओ कांस्टेंट बटे मास, तो इनवर्सली साइन आ जाएगा। तो इनवर्सली का मतलब क्या हुआ भाई, वेलोसिटी और मास का ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। अब वही पिछले वाला एग्जांपल ले कि एक कार है एक ट्रक है, दोनों का मोमेंटम सेम है, एक कार है एक ट्रक है, समझ लो इसको। मान लो कार तो हमारी ये छोटी सी है और ये बड़ा सा हमारे पास एक ट्रक है, दोनों का मोमेंटम सेम है। क्या सेम है, मोमेंटम सेम है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब भी सी बात है, देखो P का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। P दोनों का सेम रखना है, सेम रखना है तो क्या होगा, अब यहां से तुम सीधे बता सकते हैं मास कम, कार का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो कार की वेलोसिटी ज्यादा होगी। बट एक प्रैक्टिकली समझे कि भी दोनों का मोमेंटम सेम रखना है, तो इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट मास इंटू वेलोसिटी सेम आनी चाहिए, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी क्या आनी चाहिए, सेम। तो अगर एक फैक्टर कम है जिसका, तो दूसरा फैक्टर बढ़ा दो। यहाँ मास कम है तो वेलोसिटी कम कर दो, यहाँ मास ज़्यादा है, सॉरी यहाँ मास कम है तो वेलोसिटी बढ़ा दो, और यहाँ मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी घटा दो। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से भी कंसेप्ट लगा सकते हो, वहाँ प्रैक्टिकल भी कंसेप्ट लगा सकते हो, जैसे समझ में आता है वैसे करो, ठीक है। तो ये मोमेंटम का कंसेप्ट था अपना, नोट करो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं अपने एनएलएम की तरफ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ, और उसको भी पढ़ने से पहले 2-3 बेसिक कंसेप्ट है उसको हम पहले पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, बढ़े आगे चलो। तो एनएलएम करने से पहले मैंने भी तुम्हें बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होती है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप्स बताई थी। टाइप्स में मैंने एक बताया था आपको कि नॉर्मल रिएक्शन होता है, टेंशन फोर्स होती है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन को। किसको पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को। नॉर्मल रिएक्शन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में r से लिखा हुआ है, तो आप n से लिखो r से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो n है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन की जगह मैंने बताया था क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो देखो मान लो हमारी ये बॉडी है, ठीक, अब ये बॉडी रखी हुई है कहां, ग्राउंड पर रखी हुई है, ये ग्राउंड पर रखी हुई है। तो ग्राउंड पर रखी हुई है तो इसका वेट कहां लगेगा। अच्छा चलो ये भी बताने से पहले एक चीज और पढ़ लो। मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटेल में तो पढ़ेंगे जब आगे यूनिट आएगी उसके अंदर। अभी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो दो बॉडीज के बीच में लगती है। अब अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से वो हर एक बॉडी को अपने नीचे खींचती है, अपने तरफ खींचती है। जैसे मार्कर है, छोड़ दूंगा तो कहाँ आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। तो ये बॉडी है, बॉडी क्या है, अर्थ है। अर्थ पे यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगाएगी और उसको अपनी तरफ खींचेगी। ये तो इसके ऊपर मान लो ना होती, ऊपर और कहीं होती तो सीधा परपेंडिकुलर नीचे आती ना। तो अर्थ जो है कहां खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से Fg, सेंटर की तरफ खींचती है अर्थ। मान लो बॉडी यहां रखी है ना, ये बॉडी रखी है, तो भी अर्थ ऐसे खींचेगी इसको। यहां रखी है बॉडी ऐसे, तो भी अर्थ ऐसे खींचेगी। यानी कि क्या है, वेट हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, नीचे। ऐसे पकड़ेंगे छोड़ेंगे तो नीचे लगेगा, ठीक। तो किसी भी बॉडी का अगर पूछ लें वेट कहां लगेगा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली होगा, चाहे कैसा भी प्लेन हो, इनक्लाइंड हो, प्लेन हो, किस तरह का भी हो, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने वेट के लिए हमेशा। तो
तो ये बॉडी है जिसका मास मान लो m है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे, mg। वेट कहाँ लगेगा? नीचे, mg। अब एक बात बताओ, ये जमीन ना होती तो बॉडी नीचे गिरती ना। जैसे कि मार्कर है, हाथ पे रख दिया तो ठीक, ये हाथ ही ना हो तो नीचे गिर जाएगा। ये हाथ यहाँ प्रेजेंट ना हो तो कहाँ गिरेगा मार्कर? नीचे। किसकी वजह से? अपनी वेट की वजह से। अब नहीं गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा? तुम क्या दोगे? सर हाथ लगा हुआ। ये तो एक लेमैन भी कह देगा, ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी कह देगा ये हाथ लगा इसलिए नहीं। साइंटिफिकली सोचो, वेट लग रहा है नीचे, कोई चीज को अगर कोई फोर्स नीचे खींचेगी तो नीचे जाएगी जाएगी, और वो नहीं जा रही है तो इसका मतलब उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए उसके अपोजिट साइड में कोई फोर्स लग रही है। तो ये बॉडी नीचे नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही तो इसका मतलब ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो इस फोर्स को बैलेंस किए हुए है, नहीं तो वही नीचे गिर जाएगी जाएगी। तो जो फोर्स इसको बैलेंस किए वही क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पे। पहली बात, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, इस पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ये बात आपने गांठ बांध लेनी है कि नॉर्मल रिएक्शन जब भी लगेगा, पहली बात तो कॉन्टैक्ट जहां पे है, जहां कॉन्टैक्ट है वहां लगेगा, और उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। उस कॉन्टैक्ट सरफेस के कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। अब यही वो फोर्स है जो इसको बैलेंस किए हुए, यही n है जो mg को बैलेंस किए हुए है। ठीक, अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस ना हो तो नीचे गिर जाएगी, बैलेंस रहेगा नहीं। बात समझ में आई? तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करना है? जहां कॉन्टैक्ट सरफेस दिखाई दे उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब मान लो ये बॉडी ऐसे रखी हुई थी, ये समझो इसको, ये ऐसे है मान लो। अब मान लो मैंने मार्कर को, सॉरी ये बॉडी है, यही बॉडी है। अब इसका नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा? ऊपर, कॉन्टैक्ट सरफेस ये होगा, ये मैंने मार्कर से नॉर्मल ड्रॉ किया है। अगर मान लो मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, देखो ये था, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो क्या ये मार्कर भी टेढ़ा हो गया? मतलब नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ी होगी ना। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन है, सीधा था, इसको ऐसे किया, टेढ़ा हो गया। ऐसे ही मान लो कि अगर मैं यहाँ कोई इंक्लाइन प्लेन रख देता, ये इंक्लाइन प्लेन पहले तो हॉरिजॉन्टल था, अब मैंने बॉडी को यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। ठीक है, इस बॉडी को मैंने यहाँ रख दिया, मास m है। तो एक चीज तो मैंने बताई थी, वेट कहाँ लगता है? वेट को सीधा नीचे बनाओगे आप, mg। तो यहां अगर n ऐसे बना दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, n कहाँ लगता है? n लगता है कॉन्टैक्ट सरफेस। ये है कॉन्टैक्ट सरफेस आपका, और इसके परपेंडिकुलर लगेगा, यानी कि ऐसे लगेगा, ये एंगल 90 बनेगा, तो ये n होगा। इसी को तुम सीधा कर दो तो ये बन जाएगा डायग्राम। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करनी है? तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से ड्रॉ होती है। क्लियर हुई बात सबको? बढ़े आगे। तो इस तरह से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में ऐसे और इंक्लाइन प्लेन में ऐसे। ध्यान बस ये रखो, जहां कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर आपने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद सीखेंगे हम टेंशन भी कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंशन कैसे निकालते हैं। तो एक बार जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि टेंशन कैसे मार्क की जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो टेंशन भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। इससे पहले मैंने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन, तो टेंशन है कॉन्टैक्ट फोर्स। और टेंशन कहाँ आएगी? तो टेंशन जनरली प्रोड्यूस होती है या तो आपके स्ट्रिंग में, कोई स्ट्रिंग हो, कोई रोड हो, कोई चेन हो, इनमें टेंशन प्रोड्यूस हो सकती है ना। तो कैसे होते देखो, जनरली मान लो ये कोई रिजिड सपोर्ट है, यहां हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया। अब देखो इस ब्लॉक का वेट तो नीचे लगेगा mg,
इस वेट के नीचे लगने की वजह से रस्सी खींचेगी। मान लो रस्सी में पहले हमने कनेक्ट नहीं किया था तो रस्सी बिल्कुल लूज होगी, बट जैसे ही रस्सी में मास अटैच करेंगे रस्सी क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका वेट रस्सी को नीचे खींचेगा। वो जो खिंचावट है, उस खिंचावट की वजह से ही इसके अंदर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होती है। और उस टेंशन फोर्स को ड्रॉ करने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट पर खड़े हो जाओ और उससे ऊपर की साइड में टेंशन ड्रॉ कर दो। अब जनरली ऐसे पता नहीं लगता टेंशन की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो टेंशन की डायरेक्शन जो है आप याद रख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ टेंशन T इज ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उससे अवे होगा, उससे दूर होगा। मैं हूं, मेरे से टेंशन ड्रॉ करनी है मेरे रिस्पेक्ट में, तो मेरे से दूर, यानी कि ऑब्जेक्ट था, इससे दूर ड्रॉ करनी है तो ऊपर कर दिया। मान लो ये रिजिड सपोर्ट है, इसके रिस्पेक्ट में टेंशन ड्रॉ करूंगा तो टेंशन इधर आएगी। इस पूरी रस्सी में टेंशन ये टी इंटरनली एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए बैलेंस्ड रहता है। और वास्तव में इस वेट को, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में mg को बैलेंस कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां mg को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन T। इसको और अच्छे से समझ सकते हो, टेंशन कैसे ड्रॉ होगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने F फोर्स के साथ खींच दिया, F फोर्स के साथ खींचा, तो F फोर्स के साथ इधर खींचा तो टेंशन कहां आएगी, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टेंशन कहां आएगी, इधर। ठीक। और याद रखना हो तो आप इसको इस तरह से याद रख लो, कई लोग इसको बोलते हैं छाता कॉन्सेप्ट। तो छाता कॉन्सेप्ट क्या है कि टेंशन की डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करनी है, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करनी है उस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ और वहां छाता खोल दो। छाता ऐसे खुलेगा, जैसे यहां बैठ गए, यहां बैठ के छाता खोलेंगे, छाता कहां खुलेगा, ऊपर, तो ऊपर आ गया। यहां बैठ जाओ तो इसके रिस्पेक्ट में इधर करना, छाता कहां खुलेगा, इधर खुलेगा। जैसे मान लो ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक ये है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है और यहां मैंने फोर्स लगा दी F। इस स्ट्रिंग को बोल दो, सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। यहां मैंने फोर्स लगाई तो इस पॉइंट पे टेंशन ड्रॉ करनी है, तो आपने ऑब्जेक्ट देखना है। ये ऑब्जेक्ट देखा, ये मान लो मास m1, ये m2 को देखा, यहां बैठ के छाता खोल दिया। छाता खोलेंगे तो कहां खुलेगा, इस तरफ। यहां बैठ के छाता खोलोगे तो इस तरफ। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई यहां टेंशन की डायरेक्शन क्या आएगी, तो टेंशन की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट से अवे, यहां ऑब्जेक्ट से अवे। ठीक। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टेंशन की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें आपने टेंशन की सिर्फ डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, फिर आगे हम क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं इसके। तो जरा कुछ ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी, या छाता खोल दो। जैसे मान लो ये वॉल है, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया, यहां ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिया। एक चीज और याद रखना जो बताना भूल गया मैं, एक ही स्ट्रिंग होगी ना, जैसे मान लो ये एक रस्सी है, एक ही स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी, इधर बनाओ इधर बनाओ, जो भी टेंशन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा एक ही रहेगी, दूसरी टेंशन नहीं आएगी। हाँ, स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, बट एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसको मासलेस मान के चलते हैं हम। दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग लेंगे इसलिए टेंशन लगभग बराबर रहेगी। चलो ड्रॉ करते हैं। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहां पे टेंशन ड्रॉ करनी है तो टी का फॉर्मूला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से दूर, इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करेंगे तो इधर, यहां ड्रॉ करेंगे तो इधर, और इसके रिस्पेक्ट में इधर। देखो यहां ड्रॉ करना है, यहां से छाता खोल दो इधर खुल जाएगा, यहां छाता खोलोगे इधर खुलेगा, यहां छाता खोलोगे इधर खुलेगा, यहां खड़े छाता खोलोगे इधर खुलेगा। ठीक है, तो ये T1 है, T1 और ये T2। ठीक, इस तरह से आप टेंशन ड्रॉ कर सकते हो। और देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और ऐसे कर दिया। चलो इन तीनों के टेंशन आपने मार्क करने को, मार्क करो जल्दी से कॉपी पर और फिर आंसर देखना। ठीक है, चलो मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो यहाँ टेंशन कहाँ होगी, इधर T1, यहाँ टेंशन इधर T1, इस पॉइंट पे टेंशन अवे फ्रॉम,
T2, इस पॉइंट पे टेंशन इससे दूर T2, इस पॉइंट पे टेंशन इसके रिस्पेक्ट में इधर T3, इस पॉइंट पे इसके रिस्पेक्ट में T3। अब मान लो मैं इस मिड पॉइंट पे पूछूं टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे, ऊपर या इधर? तो कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें बस ध्यान क्या करना है कि मिड पॉइंट पे पूछ रहा हूं, तुमने क्वेश्चन करना है कि M1 के रिस्पेक्ट में बनाना है या इसके। M1 के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ऊपर और इसके रिस्पेक्ट में बनाओगे तो नीचे। तो टेंशन बनाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आप वो ड्रॉ कर रहे हो। जिसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हो बना दो, क्या दिक्कत है, नोट कर लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इस तरह से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, टेंशन की फोर्स को आप किसी भी स्ट्रिंग में, चेन में, रॉड में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो आता है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान कर देता है जब अप्लाई करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, बॉडी को फ्री कर दो, डायग्राम बना दो, बहुत आसान है। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम आपके कंसेप्ट को बहुत आसान बनाता है, न्यूमेरिकल में जो कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही तो उसको ईजी कर देता है। तो इसलिए बनाना आना चाहिए, पूरे NLM के अंदर इसका इस्तेमाल होने वाला है, इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा फ्री बॉडी डायग्राम का। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के कुछ मेथड है, मेथड तो क्या है, एक प्रोसेस है कि पहला पॉइंट क्या करेंगे हम कि कंसीडर द बॉडी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो भी बॉडी होगी उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दूसरा, वी विल शो, क्या शो करेंगे हम, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको शो करेंगे। और तीसरा, इसमें हमने एक फ्रेम लेना पड़ेगा, फ्रेम लेना पड़ेगा जहां से ऑब्जर्वर क्या करेगा, सी करेगा, देखेगा। और जनरली इस फ्रेम में हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल अभी आगे आएगा, उसमें पढ़ोगे भी आप इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। कि जनरली हम यहाँ से खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, इनर्शियल में जनरली हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर लेंगे कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होकर उसको देख रहा है, तब जो बनाएंगे। कई केसेज ऐसे भी आएंगे कि जिसमें हमें दूसरे फ्रेम में घुसना पड़ेगा, तो वो जैसा आएगा उसमें तब करेंगे। अभी सिर्फ ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, अभी बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पुली है, सॉरी ऑब्जेक्ट पुली। इस पुली पर एक स्ट्रिंग से 2 मास को हमने लटका दिया, एक मास ये है और एक मास ये है। दिस इज M1, दिस इज M2। मैंने कहा दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, चलो बनाओ। अब M2 है तो M2 का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, M2G। यहाँ टेंशन ड्रॉ करो M2 के रिस्पेक्ट में तो ऊपर। M1G कहाँ लगेगा, वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ T ड्रॉ करूंगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो T कहाँ होगा, ऊपर। क्या वो T1 होगा या T ही होगा, तो देखो मैंने कहा था ये एक ही रस्सी है, और अपने केसेस के अंदर अपने सिलेबस में जनरली मासलेस है, तो मासलेस में टेंशन बिल्कुल बराबर आएगी, तो इसको हम क्या लेंगे, T ही लेंगे। पुली के रिस्पेक्ट में यहाँ टेंशन ड्रॉ करूंगा तो ये नीचे आएगा T, और यहाँ ड्रॉ करूंगा तो ये भी नीचे आएगा T। इसके रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ। और मान लो ये भी एक रस्सी है, तो क्योंकि इन रस्सी से अलग है तो यहाँ टेंशन मान लो T1, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो M2 का बनाना है तो कैसे करेंगे, M2 को मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये M2 क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट। M2 पे एक फोर्स नीचे लग रही है M2G, एक फोर्स ऊपर लग रही है T। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया इसका। इसका बनाओ M1 का, M1 को पॉइंट मास मान लो M1 को क्या माना, पॉइंट मास। नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है टेंशन T। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। पुली का बनाओ, पुली भी मासलेस मान रखी है हमने, अगर मास लेते तो इसका भी वेट नीचे लगता। मान लो इस वक्त स्ट्रिंग मासलेस है, ये भी क्या है
मासलेस है। तो इसका बनाएंगे, तो पुली को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, ये पुली P हो गई, ऊपर फोर्स लग रही है T1, नीचे देखो यहां पे ये T लग रहा है और ये T लग रहा है, तो एक फोर्स नीचे लग रही है यहां पे T, एक फोर्स यहां पे T। ठीक, ऐसे भी बना सकते हो और इसको ऐसे भी बना सकते थे कि भाई ये ऊपर लग रहा है T1 और नीचे लग रहा है 2T। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बना सकते हो क्योंकि दोनों नीचे के डायरेक्शन में ना, दोनों को जोड़ दो 2T, ऐसे भी बना सकते हो। तो ये तरीका होता है हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। ठीक, तो आई थिंक आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके नोट करो। चलो बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं हम अपने एनएलएम की तरफ, यानी कि इतना पढ़ने के बाद पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एनएलएम, दैट इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने ये लॉ हमें दिए, ठीक, बहुत पुराने टाइम में दिए। लगभग ये कहा जाता है कि आई थिंक 1642 से 1727 के बीच में आई थिंक ये लॉ दिया गया था। बहुत ब्लैक एंड वाइट ज़माने है, बहुत पुराना है, बहुत पहले लॉ दिए गए जब न्यूटन हुआ उस टाइम पे। 3 लॉ दिए, तीनों लॉ बड़े फेमस हैं। तो जो इसमें पहला लॉ आता है न्यूटन्स का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आज की वीडियो में हम इसी लॉ के बारे में बात करेंगे, इसी क्वेश्चन करेंगे, बाकी लॉ अगले वीडियो में करेंगे कवर। पहले इसको देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी बॉडी के ऊपर इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज 0, नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। मतलब क्या कहूं कि एफ नेट क्या हो? 0। फोर्स 0 होगी तो ए नेट भी क्या होगा? 0। अगर फोर्स 0 हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। तो किसी भी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 है, उसका नेट एक्सेलरेशन भी 0 है, तो इस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। पोजीशन में नो चेंज, या कह सकते हो स्टेट में नो चेंज, नो चेंज इन स्टेट। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रिमेन एट रेस्ट, और मोशन में है तो रिमेन इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये याद रखना, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यानी कि बॉडी अगर चल रही है, बॉडी चल रही है तो वो यूनिफॉर्मली चल रही होगी अगर नेट फोर्स 0 है तो। अब एक चीज को दोबारा समझो, मैंने कहा बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, फोर्स 0 नहीं कहा, नेट फोर्स। हो सकता है उसके ऊपर 4, 5, 7 फोर्सेज लग रही हो, बट सारी फोर्सेज बैलेंस्ड हैं और कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, तो नेट फोर्स 0 हो गई। और हो सकता है बॉडी पर फोर्स ही ना लगे तो भी फोर्स नेट फोर्स 0 है। तो कुल मिला के अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, स्ट्रेट ही चलती रहेगी, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, नो चेंज इन डायरेक्शन। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और अगर ऐसा कुछ होता है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो तो उसे कहते हैं हम फिजिक्स की टर्म में इक्विलिब्रियम, कि बॉडी क्या है? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। When the net force acting on a body is 0, then it is called the body will be in
इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या होगी? इक्विलिब्रियम में होगी जब नेट फोर्स उसके ऊपर क्या हो? 0 हो। तो यही कंसेप्ट लगाना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करेंगे अभी, तो जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। जहां भी तुम्हें कंसेप्ट दिखाई दे इक्विलिब्रियम का, दैट मीन्स आपने क्या लगाना है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। जल्दी से नोट करो फिर बढ़ते हैं आगे। कर लिया? बढ़े आगे? चलो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आसान आसान क्वेश्चन उठाते हैं। बिल्कुल मान लो अपने पास ये रिजिड स्पॉट है और इससे एक मास अटैच कर दिया m1, एक मास अटैच कर दिया m2। चलो वैल्यू दे दें। ये 2 kg की बॉडी है, ये 4 kg की बॉडी है। 2 बॉडी अटैच कर दी और कहा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये वर्ड जरूर लिखेगा आपको। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट फोर्स 0 है सबके ऊपर, तो आप टेंशन निकालो। निकाल दो। देखो 4 kg का वेट कहाँ लगेगा? नीचे। mg लिखते हैं ना, मास हो गया 4, ग्रेविटी जी, तो 4g। mg लिखोगे ना तो 4g लिख दिया। नहीं समझ में आया? वेट क्या लिखते थे? mg। mg फोर्स नीचे लगेगी। मास कितना इसका? 4, तो क्या मैं 4g लिख सकता हूँ इसको? ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ टेंशन ड्रॉ करूंगा तो ऊपर, मान लो इसको मैंने माना T1, इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूंगा तो यहाँ T1, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में T2 और इसके रिस्पेक्ट में T2। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे, ऊपर चलेंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 4 kg का, नीचे लग रहा है 4g, ऊपर लग रहा है T1। अब देखो क्या कहा है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0। अब यहाँ कितनी फोर्स लग रही है? 4 kg के बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? एक ऊपर एक नीचे, और नेट 0 है तो इसका मतलब ऊपर वाली नीचे वाली फोर्स बराबर है। तो इसका मतलब T1 किसके बराबर हो गया? 4g के, और T1 कितना हो गया? 4 इंटू ग्रेविटी कितनी हो गई? 10। तो T1 कितना हुआ? 40 न्यूटन। क्योंकि फोर्स है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन होगी। पता है ना सबको? फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। तो किसी भी टाइप की फोर्स हो यूनिट न्यूटन रहेगी। CGS यूनिट होती है इसकी डाइन। डाइन बोल देते हैं कई जने इसको, डाइन है, ठीक। डाइन इसकी CGS, न्यूटन इसकी SI। तो T1 कितना आ गया? 40 न्यूटन आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ जाओ जी 2 kg की बॉडी पे। ये 2 kg की बॉडी है, नीचे कितनी फोर्स लग रही है? T1। ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? T2। नीचे लग रही है T1, ऊपर लग रहा है T2। क्या इसके अलावा भी कोई फोर्स लग रही है इसके ऊपर? देखो देखो तो ध्यान से, या इतनी लग रही है? अगर अलावा नहीं लगी तो T2 तो T1 के इक्वल आ जाएगा। नहीं, एक और लग रही है, ध्यान दो। इसका ये जो T1 है ये तो इसकी वजह से आया है। देखो इस स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में टेंशन जो आई है वो इसके वेट की वजह से आई है। अगर ये ना लटका होता तो इसके अंदर कोई टेंशन ही नहीं होती, खिंचावट ही नहीं होती। तो ये T1 तो इसकी वजह से आया। अब इसका खुद का वेट भी तो नीचे लग रहा है, 2 kg का खुद का वेट भी तो नीचे लग रहा है। तो एक फोर्स और हो जाएगी, इसको बोल देंगे हम 2g, mg जिसको बोलते हैं। और ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस है तो T2 किसके बराबर हो गया? नीचे 2 फोर्स लग रही हैं, एक तो लग रहा है 2g, एक लग रहा है T1। तो T2 हो गया 2 इंटू 10 प्लस T1 कितना आया था? 40। तो ये हो गया 20 जमा 40, 60 न्यूटन। बस वेरी सिंपल सवाल, कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसी तरह का एक सवाल आपने खुद ट्राई करना है, पॉज करके ट्राई करना, आंसर कमेंट बॉक्स में डालना। T1 T2 T3 कितना आया था? ये 5 kg, ये 6 kg, ये 10 kg। 3 मास अटैच कर दिए, तीनों इक्विलिब्रियम में है। तीनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बतानी है आपने, ठीक। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, जरूर ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो इसको जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो या जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे इसको, कर दो रब। चलो अभी हमने टेंशन का ही सवाल किया, फिर टेंशन का ही सवाल करेंगे, थोड़ा सा
अलग तरीके से। तरीका तो क्या है, वही है। अब इसमें हम थोड़ा डिफरेंट केस लेते हैं। मान लो ये एक यहाँ मास अटैच कर दिया, ठीक है, और एक यहाँ अटैच कर दिया। ये एंगल दे दिया आपको 37 डिग्री और पूछ लिया फाइंड T इन द स्ट्रिंग इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो आपने टेंशन बतानी है और इसका जो मास है वो 10 kg का मास है, ठीक है, 10 kg का मास है। बताओ, चलो ट्राई करोगे आप, ट्राई करोगे, चलो एक बार ट्राई करो, फोर्स करके ट्राई करो। मेथड आपको पता है, रेजोल्यूशन इस्तेमाल होगा थोड़ा सा वेक्टर का। ट्राई करो, 1 2 3 4, ट्राई कर लिया। चलो ट्राई करने के बाद ही सोल्यूशन देखना, तभी देखो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो करते हैं। 10 kg का वेट नीचे लगेगा, इसको बोल देंगे 10G। इसके रिस्पेक्ट में टेंशन इधर आएगी, इसको T1 बोल दिया। इसके रिस्पेक्ट में टेंशन इधर आएगी, इसको T2 बोल दिया, ठीक है। ये T1 आ गया। अब यहाँ है एंगल 37 डिग्री, तो क्या मैं इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके पैरेलल। ये 37 है तो ये भी कितना आ जाएगा 37। तो T1 को हम दो पार्ट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट होता है कोस, T1 cos 37 और ये होगा T1 sin 37। देखो इधर T1 cos 37, इधर T1 sin 37। क्लियर होगी बात? बन गए सारे फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 10 kg की बॉडी पर नीचे फोर्स लग रही है 10G, ऊपर फोर्स लग रहा है T1 sin 37, लेफ्ट में लग रहा है T1 cos 37 और राइट में लग रहा है, राइट में कौन सी फोर्स है T2। अब मैं कह रहा हूं कि ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि आपको दिख रहा है एक दूसरे के अपोजिट हैं तो बराबर होंगे, यानी कि T2 किसके बराबर आ जाएगा T1 cos 37 और यहां से T1 sin 37 किसके बराबर, इसको इक्वेशन 1 रख लो। T1 sin 37 किसके बराबर आ जाएगा 10G के। तो T1 sin 37 की वैल्यू क्या आ गई, अब तक तो आपको निकालना आ गया होगा। देखो स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद है, ये 37, ये 53, इसके सामने छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, फिर 4 और ये 5 होता है। तो 37 लेना हमने। साइन 37 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, 3/5, 10 इंटू 10 कितना हो गया 10 इंटू 10 100 इंटू में 5/3, यानी कि 500/3 न्यूटन आंसर आ जाएगा T1 का। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, यू विल गेट T2। T1 कितना आया, कितना आया T1 देखो 500/3 cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 100 पे कट जाएगा ये और T2 आ जाएगा अपने पास 400/3। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना खुद से, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ऐसा ही सवाल, ये आपने अब अच्छे से ट्राई करना है अपने आप, ठीक है। वही मैंने 10 kg की बॉडी दे दी और यहाँ लटका दिया इसको ऐसे और यहाँ लटका दिया ऐसे, ये और ये, और मैंने एंगल दे दिया अब की बार, चलो यही एंगल दे दिया, ये दे दिया 53 डिग्री और ये दे दिया आपको 37 डिग्री। वही फाइंड T, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जल्दी से ट्राई करो पॉज करके, जल्दी से फटाफट फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया, कर लिया। चलो ट्राई करोगे तभी आएगा। देखो बनाए, नीचे लगेगा 10G, इसके रिस्पेक्ट में टेंशन ऊपर T1, ये स्ट्रिंग अलग होगी, टेंशन T2, स्ट्रिंग अलग होते टेंशन अलग हो जाएगी।
अब T1 को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो आप, एक इधर और एक इधर। देखो भाई, जिसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं आता वो मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो जरूर देख लो, पहले वो देखोगे तभी ये सॉल्व कर पाओगे। ठीक, आप डालो वेक्टर बाय सक्शमवर्ड्स, वीडियो निकल के आएगी, उसके अंदर आपको मिलेगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो वीडियो देखो, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा। तो वेक्टर नहीं आता तो इस यूनिट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले वेक्टर की मेरी 3 वीडियो हैं, वो वीडियो जरूर देख लो, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर ऐड कैसे करते हैं और रिजोल्व कैसे करते हैं। ये 3 चीजें आ गई तो फिर बेसिकली आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो देखते हैं। जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट हो जाएगा cos, T1 cos 37 और इधर हो जाएगा T1 sin 37। ऐसे इधर T2 cos 53 और इधर T2 sin 53। फिर बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे लग रहा है tan g, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? एक लग रही है T1 sin 37 की फोर्स, दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? T2 sin 53 की फोर्स। लेफ्ट में कौन सी फोर्स लग रही है? T1 cos 37 और राइट में कौन सी फोर्स लग रही है? T2 cos 53 डिग्री। ठीक है, ये फोर्स लग रही है और बैलेंस्ड है। बस रह क्या गया? T2 cos 53 इक्वल टू T1 cos 37, वैल्यू रख दो। T2 cos 53 अगेंस्ट स्टैंडर्ड ट्रायंगल। अब इसको तो माइंड में बिठा लो, आप माइंड में बिठा लो तो जल्दी सोल्व होगा। cos 53 लेना है तो ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। T1 cos 37 क्या होगा? 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5 को मार देगा। T2 आ जाएगा 4, T2 की वैल्यू क्या आएगी? 3, इधर आ जाएगा 4/3 T1। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है बस। देखो अब ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 इक्वल टू 10G, 10G यानी कि 100। तो T1 हो गया sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? sin 37 वहां से निकालो 3/5 प्लस T2 कितना है? 4/3 T1 इनटू में sin 53 यहां से निकालो, 53 सामने परपेंडिकुलर हो गया 4/5 इक्वल टू 100। इसको सोल्व कर दो, सोल्व थोड़ा मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। तो T1 यानी कि 3/5 T1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 4 × 4 16 अपॉन 5 × 3 15 T1 इक्वल्स टू 100। इसको सोल्व कर दो, क्या होगा? यहाँ से आपने एलसीएम लेना है, 15 एलसीएम आ गया 3 यानी कि 9T1 प्लस 16T1 इक्वल टू 100। सॉल्व कर दो, 16 और 9 25T1 इज इक्वल टू 100 इंटू में 15, 25 से 4 पे कट जाएगा तो T1 आ गया 60 न्यूटन। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। T2 कितना आएगा? 4/3 इंटू 60 कितने पे गया? 20 पे, तो T2 कितना आया? 80 न्यूटन। क्लियर? बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, किसी भी टेंशन की निकालिए, बहुत सिंपल सवाल है, आगे आएंगे अच्छे सवाल। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। जब भी इक्विलिब्रियम दे तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार अब थोड़ा सा हम इंक्लाइन प्लेन का एक सवाल लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक इंक्लाइन प्लेन का सवाल करते हैं। चलो कर दूँ अब। चलो लो जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। और अगला सवाल थोड़ा है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का देखो, मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक रिजिड स्पॉट है, यहाँ एक मास है m और यहाँ हमने एक रस्सी से इसको बांध दिया और ये इक्विलिब्रियम में है। इसका t बताना है अगर ये एंगल थीटा है। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें t बताना है। चलो
सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में टेंशन कहाँ आएगी, ऊपर। मैंने बताया था कि जब इंक्लाइन प्लेन होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता है, ऐसे आता है नॉर्मल रिएक्शन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैं इसको थोड़ा सा अगर यहाँ इस पॉइंट बना लो, एक यहीं से ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे होगा। और वेट क्या बताया था मैंने, सीधा नीचे लगता है mg। तो ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा एक तरीका देखो, हम हॉरिजॉन्टल तो सोल्व करते आए हैं, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये जो इंक्लाइंड है ना, इसी को रेफरेंस लाइन मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो। पहले एक्स एक्सिस हम ऐसे लेते थे, अब हमारा एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो इसको एक्स एक्सिस मान लो। तो इसको एक्स एक्सिस मान के अगर मैं ड्रॉ करूं तो मान लो ये ऐसे ड्रॉ है ना, ऐसे ड्रॉ किया गया है ये वाला प्लेन, जिसमें टी इधर है। देखो टी की डायरेक्शन ऐसी तो है, ये डायरेक्शन इस प्लेन के साथ है, तो टी इधर बना दिया। और नॉर्मल कहाँ बनाया हुआ है, ऐसे, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एन है। और वेट कहाँ लग रहा है, नीचे mg। ठीक, ये मान लो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन था, तो ये एंगल, ये थीटा है। अब एक चीज देखो, मान लो इसको थोड़ा सा हटाएं, ये mg रह गया जो थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको अगर 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लें, क्योंकि ये लाइन ऐसे है, इस n के बिल्कुल अपोजिट ऐसे और ऐसे, ये देखो n के अपोजिट ये हो गया, t के अपोजिट ये हो गया। mg का एक कंपोनेंट इधर ले लें, एक कंपोनेंट इधर ले लें, तो बात बन जाएगी। उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए कितना होगा, देखते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन था ऐसे, ये थीटा है, देखिए ये थीटा था, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तीनों का एंगल का सम 180, ये थीटा है 90, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, जोड़ दोगे 180 आएगा। अब देखो ये एंगल 90 है, ये पूरा एंगल, क्योंकि ये 90 था, ये भी 90 है, ये भी 90 है, 90 है, ये एंगल 90 है, उसमें से 90 माइनस थीटा ये है, तो ये थीटा ही तो होगा। यानी कि ये जो कंपोनेंट है ये थीटा आएगा। समझ में आई बात? देखो ये 90 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, थीटा। बस इसको हटा लो और mg को 2 पार्ट्स में तोड़ दो, एक इधर और एक इधर, जिसके साथ एंगल है वो हो जाएगा cos थीटा, और नहीं है तो mg sin थीटा। तो यहाँ mg को रिजोल्व करूंगा तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा आएगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए आप याद कर लो कि जब भी ऐसा इंक्लाइंड प्लेन होगा तो नॉर्मल के बिल्कुल अपोजिट कोस कंपोनेंट होगा वेट का, और नीचे लाने वाली फोर्स साइन, साइन वो फोर्स है जो नीचे लेकर आएगी, याद कर लो। यानी इसको बनाने की भी अब जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा हो तो ऐसा बना दो, बस बना सकते हो आप mg, लो बना लो, बट क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है, पेपर में करना है तो बनाना पड़ेगा। एग्जाम में करोगे, बोर्ड एग्जाम में कहीं भी तो बनाओ, कंपटीशन में करना है बनाने की जरूरत नहीं है। इधर कोस बनाओ, इधर साइन बनाओ, सीधा इसका एफबीडी बना दो। अब एफबीडी बनाओगे तो देखो, एफबीडी में सीधा बना रहा हूँ कि मेरे पास टेंशन फोर्स इधर लग रही थी, और टेंशन के बिल्कुल अपोजिट क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, n लग रहा है ऊपर, और mg cos थीटा लग रहा है n के बिल्कुल अपोजिट, और ये इक्विलिब्रियम में है। हमसे पूछा है n और t बताओ इसके अंदर, तो n किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के, और t किसके बराबर हो जाएगा, mg साइन थीटा के। बस हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन का सवाल आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको एक बार नोट करो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ऐसा ही, ठीक है, कर लिया नोट, चलो देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इंक्लाइंड प्लेन है वही, और यहां हमने एक थोड़ी सी पुली लगा दी है, छोटी सी।
यहाँ एक वेट लटका दिया है 3 kg का, और यहाँ एक वेट लटका दिया हमने, लटका तो नहीं दिया सॉरी, प्लेस कर दिया 5 kg का। एक ही स्ट्रिंग के साथ इसको बांध दिया गया है। ये एंगल है थीटा। कहता है फाइंड थीटा टी एंड एन इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थीटा भी बताओ, टेंशन भी बताओ और नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ। ठीक, चलो सॉल्व करें, करते हैं। देखो इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे 3g। टेंशन कहाँ लगेगी, टेंशन कहाँ लगेगी, ऊपर। तो 3g नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी। यहाँ टेंशन t इस तरफ लगेगी। अब 5 kg की बॉडी है, तो 5 kg की बॉडी है तो मैंने अभी भी बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करना है। इसके बिल्कुल इधर कोस कंपोनेंट, बिल्कुल इधर साइन कंपोनेंट। 5 kg की बॉडी थी तो 5g कॉस थीटा और इधर आ जाएगा 5g साइन थीटा। ठीक, ये फोर्सेस हमने ड्रॉ कर ली, सब इक्विलिब्रियम में है, बस कर दो सोल्व। t किसके बराबर आया, 3g। 3 इंटू ग्रेविटी 10 मीन्स t आ गया 30 न्यूटन। सोल्व। यहाँ आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिना देखो यहीं से सोल्व कर दो। t इधर लग रहा है, t इधर लग रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट क्या लग रहा है, 5g साइन थीटा, और बॉडी कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही तो t और 5g साइन थीटा बराबर होंगे। तो यहाँ से t कितना आएगा 5 और सॉरी t दे रखा है, t कितना है 30 इक्वल टू 5 ग्रेविटी 10 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना आया 30/50, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो थीटा कितना आया 37 डिग्री। कैसे आया 37 डिग्री, वही ये 37, ये 3, ये 4, ये 5। तो 3/5 इस ट्रायंगल में जब बनाओगे तो ये एंगल कितना है 37 को मानोगे तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज 3/5 आया ना। तो 3/5 कितना हुआ, यानी कि ये जो एंगल आया ये 37 डिग्री आया। तो हमारा दो आंसर तो आ गए, एक t आ गया, एक 37 आ गया। तीसरा एंगल बच गया, तीसरी वैल्यू बच गई n। तो n किसके इक्वल है 5g cos थीटा। तो 5 इंटू ग्रेविटी कितनी 10 इंटू कॉस थीटा 37। तो 50 इंटू कॉस 37, कॉस 37 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 10 पे कट गया 40। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम का तो उस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो ये था आज का अपना लेक्चर जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से ज़्यादा रिलेटेड था। अगला लेक्चर लेकर आएंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ का। तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।